खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। सीजन की शुरुआत में ही किसानों को रुला रही है प्याज। थोक में सिर्फ 5 रुपए किलो दाम मिलने से लागत निकलना हुआ मुश्किल, लेकिन घटी दरों का आम उपभोक्ता को नहीं पहुंच रहा फायदा। सरेआम फायरिंग करने वाले 3 शातिरों को पुलिस ने दबोचा। केरवा जाट चौराहे पर हुई थी घटना। भाजपा ने किए आत्मनिर्भर संकल्प सम्मेलन और वरिष्ठ नेताओं ने की भागीदारी। अलवर और रामगढ़ विधानसभाओं में हुआ आयोजन। और सिर्फ 1.5 माह में सूखा जयसमंद बांध का 12.5 फीट पानी। अब डेड स्टोरेज के गड्ढों तक सिमटा जल। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। लाल प्याज की पैदावार के लिए अलवर दूर दूर तक प्रसिद्ध है, लेकिन इसके उत्पादक किसानों को प्याज किस तरह सीजन की शुरुआत में ही रुला रही है, आइए देखते हैं। इस वर्ष अच्छे भाव नहीं मिलने से किसानों को प्याज शुरुआती सीजन में ही रुला रही है। लगातार बरसात से बड़ी मात्रा में प्याज गलकर खराब हो गई थी। वहीं अब मंडी में भी प्याज के कम दाम मिलने से दोहरी मार पड़ रही है। अकबरपुर क्षेत्र में भी किसान मायूस बने हुए हैं। किसानों ने अच्छे भाव की उम्मीद के सहारे इस बार प्याज की खेती की थी, लेकिन प्याज के दाम बेहद कम होने की वजह से इसे खेतों से निकालने में काश्तकार संकोच कर रहे हैं। फिलहाल अगेती फसल मंडी में पहुंचनी शुरू हो गई है। उमरैण निवासी बंटी कसाना के अनुसार सिर्फ 100 से 250 रुपए तक कट्टा बिक रहा है। ऐसे में लागत तक नहीं निकल रही है। उधर किसान योगेश गुज्जर ने बताया कि 1 बीघा में करीब 50,000 रुपए का खर्च आ जाता है। वहीं डहलावास के सुरेश कुमार गुज्जर ने बताया कि बेहद कम दामों से मंडी तक प्याज ले जाने का किराया भी निकालना मुश्किल हो रहा है। प्याज का भाव साहब 50 रुपये से 100 रुपये कटता है, और दुनिया दिखाने के लिए ये व्यापारी है एक आध लॉट को 500-400 भाव दिखा देते हैं। वास्तव तो यही है कि 50 रुपये कट्टा 100 रुपये कट्टा है। तो कितना खर्चा आ जाता है, क्या परेशानी है भाई? खर्चा करीब 70,000 के समथिंग आ जाता है घर के लिए वो लगा के। और स्थिति है कि अब 50 मन 40 मन प्याज एक बीघे में होगी, और अब 50 रुपये 100 रुपये कट्टे से आप लगा लो क्या सुधारेगी। सुरेश नाम है सर मेरा, मैं डहलावास से बिलोंग करता हूँ। बताओ प्याज का क्या भाव है? प्याज की भाव क्या, प्याज की तो दिशा ही बहुत खत्म हुई पड़ी है। 100 से 125 रुपया मन पहली बार तो हुई है। अब उसमें बताओ आप बीघा का 55 से 70,000 का खर्चा बैठ रहा है, जिसमें जुताई है, DAP खाद है, यूरिया है, और तेरे बीज और लगा लो 25 से 30,000 का भाव का बीज है। उसमें बचत क्या आ रही है, उसमें बर्बाद से ना कोई नुकसान नहीं। अब गेहूं का समय आ गया, फिर क्या करोगे? गेहूं का समय आ गया, बुआई क्या करोगे? वही समय आ गया, वो तो पाट तोड़ के बेचने का है, चाहे 100 में बिके चाहे 50 में बिके। बाकी वो सिस्टम नहीं है। हर किसान का यह मानो जिसने 2 बीघा प्याज लगा लगे उसका मिनिमम 1 लाख कितना घाटा जाने की संभावना कम से कम मान लो आप, मेरे खुद के ही बताऊँ मैं, 2 से 2.5 लाख का घाटा है 5 बीघा प्याज। इस बार प्याज बिल्कुल ख़त्म नहीं तो भाव है पूरे पहले ही बरसात से ख़त्म होगी। कुछ बाजार नहीं, बिल्कुल 200 रुपये बढ़ जा रही है। क्या भाव बेचे, बिल्कुल बुरी हालत है, कंडीशन बिल्कुल ख़राब है जमींदार की। तब क्या करें, जमींदार क्या करें। लागत कितनी आ जाती है? लागत 1 बीघा में 50,000। क्या क्या लागत है? इसमें डीप डलता है, मजदूर लगते हैं, लगाई में उपड़ाई में 3-3 बार, तो इसमें तो बैठता ही नहीं। उधर अलवर फल सब्जी मंडी में प्याज की आवक शुरू हो गई है। आड़तिया अभय सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गत दिनों बारिश ने प्याज में नुकसान किया था, वहीं अब मौजूदा सीजन की उपज का मंडी में आना आरंभ हो गया है। हालांकि अच्छी क्वालिटी की प्याज सिर्फ 13 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। वहीं कम गुणवत्ता की प्याज तो किसान को 5 रुपए किलो पर ही बेचनी पड़ रही है। सैनी के अनुसार ऐसे में लागत निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सैनी के अनुसार विदेश में प्याज निर्यात नहीं हो पाने से भी भाव कम बने हुए हैं। सर प्याज का सीजन शुरू हो गया है। प्याज की आवक खैरतल और अलवर मंडी में हो रही है। अभी प्याज मंडी में आपने क्या भाव से प्याज का
पहचान किया, कितनी प्याज आई, कैसी क्वालिटी आई, क्या जानकारी? मैं प्याज हूँ, मेरे रंग को देखकर कभी लोग मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं और कभी मेरे रंग को देखकर लोग मुझे गले से लगा लेते हैं। मैं जब बहुत ज़्यादा तेज बिकती हूँ तो सरकार बदल देती हूँ और जब मेरा भाव नहीं होता है तो मेरे बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता है। आज इसी हालत में अलवर की प्याज की स्थिति है। अलवर में प्याज का अराइवल चालू हो गया है और प्याज का अराइवल अन्य साल के मुकाबले इस साल जो है वो लगान भी ज़्यादा था, अराइवल भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन थोड़ी बरसात की वजह से हमारे यहाँ रोग लग गया। लेकिन सभी राज्यों में प्याजों की पैदावार अच्छी होना और साथ ही उसका स्टॉक बना रहना, दूसरे देशों में निर्धारित समय पर प्याज का निर्यात नहीं जाना हमारे किसानों के लिए बड़ा नुकसानदायक है। और आने वाले समय में प्याज के जो भाव हैं उनके बारे में तो कोई कयास लगाया नहीं जा सकता, लेकिन आज के जो बाजार है वो अलवर में 250 रुपये का 40 किलो से लेके 600 रुपये का 40 किलो तक के आज की बाजार रही हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी तेजी नजर नहीं आती। तो प्रति किलो के हिसाब से अगर बात की जाए तो किसान को प्रति किलो के हिसाब से कितने की उपज का मूल्य मिला है? 5 रुपये से लेकर 13 रुपये किलो तक के आज के बाजार रहे। जिस 5 रुपये से 13 रुपये किलो की बात करते उसमें किसान को उसकी लागत भी नहीं मिलती है। आज अगर अलवर की प्याज की बात करें तो सही सलामत प्याज हो जाती है तो 15 रुपये किलो के आसपास किसान की लागत होती है। 15 रुपये का मतलब होता है कि अगर एक खेत के अंदर सही सलामत प्याज होती है तो 100 मन प्याज हो जाती है। इस हालात में हमारा लगभग हमारा किसान 50 से 55 हज़ार रुपये बीघे की लागत लगाता है और आज की तारीख में उसे 15 से 20 हज़ार रुपये मिल रहा है। गौरतलब है कि थोक में प्याज 5 से 13 रुपए किलो बिक रही है। इससे किसानों को नुकसान है, लेकिन इसके बावजूद आम उपभोक्ता को भी अधिक लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि थोक दर के अनुपात में खुदरा भाव कम नहीं हो पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने केरवा जाट चौराहा पर हुई फायरिंग की घटना में 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में 6 आरोपियों को पूर्व में पकड़ चुकी है। एसपी सुधीर चौधरी के अनुसार 15 अप्रैल को परिवादी ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत पेश की थी। इसमें बताया गया कि नंगला जोगी निवासी अनिल योगी चौराहे पर आया तो उससे परिवादी ने उधार के 1,500 रुपए वापस मांगे। इससे क्रोध में आकर उसने लाठियों, सरिया और बंदूकों से लैस अपने साथियों के साथ फायर करते हुए हमला कर दिया। परिवादी के एक ग्राहक के साथ मारपीट के साथ ही दुकान में तोड़फोड़ कर डाली। चौराहे पर मौजूद एक गाड़ी में बैठा लोकेश गोली से बाल बाल बचा। बदमाशों ने गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और लोकेश की पिटाई कर डाली। पुलिस ने फरार आरोपी विनोद मीणा, राहुल मीणा और साहिल को गिरफ्तार किया है। पूर्व में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अलवर का जैसमंद बांध 1.5 महीने में ही सूख गया है, साथ ही सिर्फ डेड स्टोरेज का पानी बचा हुआ है। गौरतलब है कि इस बार अच्छी बरसात के बाद जैसमंद बांध में 12.5 फुट के करीब पानी आ गया था। यहाँ इतना पानी काफी वर्षों बाद भरा था, लेकिन अब पानी तेजी से सूख चुका है। गौरतलब है कि अलवर के महाराज जयसिंह द्वारा जैसमंद बांध का निर्माण करवाया गया था। रूपारेल नदी से जैसमंद बांध में पानी आता है। वहीं इस बार सिलिसेड झील पर चादर चलने से भी आवक हुई थी, लेकिन अब यहाँ पानी सिर्फ गड्ढों में भरा हुआ है और इसका गेज तक नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1.5 महीने में ही पानी का लेवल एकदम घट गया है। पाल की छतरी के नीचे ही पानी गड्ढे में भरा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि बोरिंग ट्यूबवेल की वजह से पानी निरंतर घट रहा है। इसके अलावा जमीन ने भी पानी सोख लिया है। वहीं सिंचाई विभाग के जेएन नीरज शर्मा ने बताया कि जैसमंद बांध में इस सीजन में 12.3 फुट पानी आया था, लेकिन अब सिर्फ डेड स्टोरेज में ही पानी बचा हुआ है। ये उस समय जब बारिश हुई थी तो नदी आई थी, तो उस समय 12-12.5 फुट के करीब हो गया था। तो अब इस समय चार लगभग आप देख रहे हो कड्डों में 10 करीब 2-3 फुट के करीब होगा, 2-4 फुट के गेज से भी नीचे है। वैसे यही है जो आसपास में आप देख रहे हो, ये यहाँ से नीचे जो गड्ढे हैं इसमें ही है बस। बाकी तो पूरा आप देख रहे हो इधर से पूरा जंगल खाली हो चुका है। अब क्या कारण मानते हो सर इसका? अब ये है कि जैसे जल स्तर कई सालों में जो पानी आया है, अगर हर साल ऐसा पानी आता रहता है, जैसे 12-13-14 फुट भी आ जाता है, तो पानी का जल स्तर बढ़ा रहता है। जैसे कई सालों में अब बारिश हुई है, इतना जल स्तर आया है, तो ज़मीन तो अभी काफ़ी प्यासी है। अगर हम जैसमंद बांध की बात करें तो ये जैसमंद बांध अब बिल्कुल खाली होने के कगार पर है, जहां इसमें 12.5 फुट के करीब पानी आ गया था, लेकिन अब करीब 100 महीने 1.5 महीने बाद अब ये बिल्कुल सूखा हुआ नज़र आ रहा है। जहां
जयसमंद बांध आसपास क्षेत्र में पहले पानी का स्रोत हुआ करता था। और अगर हम पीछे की साइड बात करें, जो पूरा जो जल महल है, बरसात के समय यहाँ भी पानी आ गया था। अब पीछे ये बिल्कुल सूखा नज़र आ रहा है। महाराज जय सिंह के समय में जल महल का निर्माण करवाया गया था और जयसमंद बांध का भी निर्माण महाराजा जय सिंह के समय में करवाया गया था, जिसमें सिलीसेड झील की जो ऊपरा है उसका भी पानी आता है और सरिस्का की वादियों में निकलने वाली रूपा रेल का पानी के द्वारा जयसमंद बांध भरता है। लेकिन इस बार अच्छी बरसात के बाद करीब वो भी सूख चुका है और जो नीचे थोड़ा सा गड्ढे हैं उनों में पानी भरा हुआ है। तो जयसमंद बांध बहुत जल्दी खाली हो रहा है। ये एक सोचने का विषय है, जहाँ काफ़ी वर्षों बाद इसमें इतना पानी आया था। एसपी से मिलकर लौट रही एक महिला की अज्ञात वाहन की चपेट में आकर जान चली गई। यह घटना ततारपुर थाना क्षेत्र के जिंदोली गांव के समीप सामने आई है। जानकारी के अनुसार ततारपुर निवासी देवराज मेघवाल की 45 वर्षीय पत्नी निर्मला देवी अपने पुत्र दीपक के साथ शुक्रवार को एसपी से मिलने अलवर गई थी। पड़ोसियों से हुए झगड़े में कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें शिकायत करनी थी, लेकिन वापस लौटते समय शुक्रवार शाम जिंदोली गांव के पास उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। ततारपुर थाना अधिकारी जसवंत सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कल टेलीफोन से बताया था, टेलीफोन से दीपक नाम का लड़का है, उसने बताया कि मेरी मम्मी और मैं अलवर से आ रहे थे और जिंदोली घाटी से निकलकर सड़क दुर्घटना में मेरी मम्मी घायल हो गई थी, जिसे जीएच अलवर लेके आए, दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। और मृतक का नाम है निर्मला देवी, वाइफ और देवराज, जाति मेघवाल, निवासी ततारपुर। कहाँ जा रहे थे ये? अलवर आए थे, अलवर से वापस घर जा रहे थे। किस काम के लिए आए? ये नहीं पता किस काम से आए थे। तो अभी पोस्टमार्टम? हाँ, पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। जैसे रिपोर्ट देंगे उसके आधार? हाँ, अभी रिपोर्ट के लिए कहा है कि अभी हम शोक में हैं और ठीक होने बाद में हम सोच समझ कर रिपोर्ट देंगे। अलवर शहर के दिल्ली दरवाजा निवासी एक युवक ने नशे के लिए पैसे नहीं मिलने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय उमेश जाटव पहले विवाह समारोहों में कैटरिंग का काम करता था, लेकिन बेरोजगार होने के बाद वह नशे का आदी हो गया था। उमेश आए दिन अपने छोटे भाई राहुल से नशे के लिए पैसे मांगता था, साथ ही इनकार करने पर आत्महत्या की धमकी देता था। शुक्रवार शाम भी उसने जान देने की बात कही थी, लेकिन परिवार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। देर रात उमेश ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार सुबह करीब 7 बजे परिवार को घटना का पता लगा। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया। दिल्ली दरवाजा बीच का कुआं अलवर। क्या हुआ था सर? वो नशे में फांसी लगा ली थी। 3-4 दिन से धमकी दे रहा था और जब तक मैं था जब तक तो कुछ नहीं कहा। और मैं थोड़ा सा क्या काम से चला गया और जैसा आया तो गेट लगा लिया। हमने सोचे कि नशे में दारू के में कि आराम से सुबह होश आएगो तो खोल देगो। अब सुबह गेट भी ना खोला तो फिर वो थोड़ी जाली खोली, जाली खोल के देखा तो सर लटका हुआ था। क्या धमकी दे रहा था? मरने की, फांसी लगाने की, गला काटूंगा। कई बार तो कांच फोड़ लिया सर पर। क्यों करता था ऐसा? पैसा मांगता था नशे के लिए। जब पैसे नहीं रहते तो गुस्सा करता था। काम नहीं था इसके पास? कुछ नहीं काम करना ही काम ही नहीं करता था। साइड बजे जा करो बस। मतलब सावे खत्म हो गए तो घर पे रहता था? घर पे ही रहता था, काम नहीं, काम तो करता ही नहीं था। बस नशा ही नशा। भाजपा जिला कार्यालय पर अलवर शहर विधानसभा का आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान सम्मेलन आयोजित हुआ। इसे केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह यादव ने संबोधित किया। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। जो भी संजय जी कह रहे थे वो बहुत सही बात लगी कि हमें अपने स्वदेशी व्यापार को और अपने व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। पिछले 10 सालों में देश में जो डिजिटल क्रांति आई है उसके कई सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी यूपीआई का इस्तेमाल किया है? कितनों ने किया?
मेरे को ये हिंदुस्तान की इतनी बड़ी डिजिटल क्रांति है। ये मैं बीच में दुबई उतरा तो मेरे को वहाँ के काउंसलर जनरल, भारत के जो काउंसलर जनरल वहाँ पर होते हैं, सतीश जी, वो मिले। उन्होंने एक किस्सा बताया कि मैं कैश तो लेके चला नहीं, और मैं और मेरी पत्नी दोनों क्रेडिट कार्ड दुबई में ही भूल के भारत चले गए, और हमें महाकाल जाना था, महाकाल के मंदिर। तो दिल्ली में तो चलो फिर भी हमारे जानकार लोग हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं लाए तो किसी से पैसा ले लेंगे, लेकिन उज्जैन जाके आना था। वो बोले कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं यहाँ दुबई में भारत का काउंसलर जनरल हूँ, लेकिन मैं उज्जैन तक जाकर आ गया, ना क्रेडिट कार्ड हमारे पास, ना कैश हमारे पास, और यूपीआई के माध्यम से बिना रुपया खर्च करे और हम वापस आ गए। मजाक में कहने लगे कि महाकाल में जो पुजारी थे उन्होंने भी यूपीआई से पैसा ले लिया, दक्षिणा वाले ने भी ले लिया। मैंने कहा तो आपने किसी को भिक्षा नहीं दी, वरना वो भी आजकल यूपीआई से ले लेते हैं। देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। जब 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 चीजें जोड़ी थी, जनधन, आधार और मोबाइल, उस समय हमारे देश में जो पैसा जाता था, स्कॉलरशिप के रूप में जाता था, पेंशन के रूप में जाता था, सोशल सिक्योरिटी के रूप में जाता था, तो पटवारी के और तहसीलदार के और बीच की जो व्यवस्थाएं होती थी, उसमें वो पैसा नीचे नहीं पहुंचता था। लेकिन 10 साल में जो सबसे बड़ा परिणाम आया है कि 6,83,000 करोड़ रुपया बिना बिचौलिए के सीधे लोगों के हाथों में पहुंचता है। ये टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा है। उधर केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह यादव गोविंदगढ़ में भी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस अवसर पर विधायक सुखवंत सिंह के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को पूरी तरह से विकसित करने के लिए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए भी काम चल रहा है। गोयल जी, भाई ऋषिराज जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, पाटा के निवासी, रामगढ़ के आपके सबके बीच में रहने वाले, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सरदार इंद्रजीत सिंह जी, पूर्व जिला महामंत्री श्री रामावतार चौधरी जी, पंचायत समिति प्रधान श्री गोपाल चौधरी जी। उधर इस अवसर पर ऋषिराज शर्मा, रामावतार चौधरी, इंद्रजीत सिंह और गोपाल सिंह चौधरी सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और वहीं मुंडावर क्षेत्र के बडली गांव के निवासी शनिवार को भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी की शिकायत की। साथ ही जमीनों पर कब्जा करने और लोगों को धमकाने के आरोप लगाए, लेकिन मंत्री भूपेंद्र यादव ग्रामीणों से बिना कुछ कहे उनसे ज्ञापन लेकर वहां से चले गए। गौरतलब है कि सुबह भाजपा कार्यालय में मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की थी। इसमें जिले भर से कार्यकर्ताओं सहित वन मंत्री संजय शर्मा और अलवर दक्षिण के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता भी मौजूद रहे थे। इसी दौरान 10 गाड़ियों से आए बडली गांव के लोग भी भाजपा कार्यालय पहुंच गए। साथ ही भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी की शिकायत की। मंत्री भूपेंद्र यादव के भाजपा कार्यालय से जाने के बाद ग्रामीण जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर से भी मिले। इस पर जिला प्रमुख ने मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने की सलाह दी। वहीं ग्रामीण सुनील चौधरी ने बताया कि उसने 2024 में हरियाणा निवासी एक व्यक्ति से 2 बीघा 2 बिस्वा जमीन खरीदी थी। इसका पता चलने पर महासिंह ने उसे भी जमीन दिलाने को कहा। ऐसा नहीं करने पर उसे थाने में बंद करा दिया गया। जेल जाने के डर से सुनील ने जिलाध्यक्ष को 5 बिस्वा जमीन दिला दी, लेकिन आरोप है कि उसने सुनील की 5 बिस्वा जमीन पर कब्जा कर लिया। अब पीड़ित ने सुसाइड करने की चेतावनी दी है। उधर ग्रामीण शिवलाल ने 1 लाख रुपए उधार की रकम नहीं लौटाए जाने के आरोप लगाए।
साथ ही विजय सिंह चौधरी ने उनके खेत में कब्जे की कोशिश की बात कही। कांग्रेस ने हरियाणा में आईपीएस द्वारा आत्महत्या प्रकरण पर सवाल उठाए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार मृतक आईपीएस की पत्नी के प्रयासों पर भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसके अलावा आरोपियों को बचाने के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि दलित अफसर के साथ इस तरह का अत्याचार किया जाना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले एक वकील पर भी कार्यवाही नहीं हुई। सर, हरियाणा में जिस तरह से आईपीएस पूर्ण ने आत्महत्या की है और काफ़ी संघर्ष के बाद एफआईआर दर्ज हुई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार में जिस तरह से एक आईपीएस के साथ जिस तरह से बर्ताव किया और उसने आत्महत्या कर ली, उस परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी घर गए, सांत्वना दी। ये स्थिति है। आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, काफ़ी गंभीर विषय है, क्या कहना चाहिए? इसमें साफ जाहिर है, जब वो आईपीएस पूरन सिंह और वो आईपीएस और उनकी पत्नी आईएएस, अगर एक आईपीएस सुसाइड कर रहा है, वो भी उसकी पत्नी आईएएस है और वो एडीजीपी या डीजीपी जो भी बहुत बड़े पद पर है वहाँ हरियाणा में, तो साफ जाहिर है ये सरकार अपने मन के हिसाब से, अपने हिसाब से अधिकारियों को चलाना चाहती है। या तो सरकार की मानिए और नहीं मानोगे तो आपके साथ ये किया जाएगा। वो सुसाइड नहीं है, सुसाइड उससे करवाया गया है, उसको बाध्य कर दिया, ऐसी परिस्थितियां उसके सामने प्रस्तुत कर दी गई। और ये इस बात का प्रमाण है उसमें भी कि ना तो अभी तक एफआईआर हुई, ना कोई गिरफ्तारी हुई, और जो वो जांच पड़ताल चल रही है उसमें भी मैंने सुना है कि एक अधिकारी ने और सुसाइड कर लिया। ये इस बात का प्रमाण है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसके तहत उस अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़ी या हत्या करा दी गई। सर, इसमें जिस पर आरोप लगाया गया है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और डीजी हरियाणा, यानी सरकार के दो बड़े अधिकारी, इन्हीं से सरकार चलती है। इसके बाद मुख्यमंत्री बसते हैं। जब सरकार के सबसे बड़े अफसर प्रशासनिक चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डीजी जो मुख्य हेड होते हैं डिपार्टमेंट के, उन पर आरोप है, तो फिर एक तरह से सरकार ही इसमें कटघरे में खड़ी होती है। सरकार के सब बड़े अफसर इसमें आरोपी बनाए जा रहे हैं। अरे भाई, सरकार के नुमाइंदे होते हैं अफसर। तो अफसर को अपने स्वतंत्र हिसाब से काम करने दे तब ना सरकार। अब तो सच तो यह है कि अधिकारियों को भी विचारधारा के अनुसार से सरकार सेट करती है। तो इनडायरेक्ट रूप में उन दोनों डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के पीछे सैनी साहब जो वहाँ के सीएम है, या कहूँगा बीजेपी है, वो पार्टी है ढाल की तरह। अब वो एक को छुट्टी पर भेज दिया 1 महीने के लिए, ये तो क्या है, कोई न्याय थोड़ी है। आपको लगता है कि बचाया जा रहा है? हाँ, और क्या है, छुट्टी पर भेजने क्या, उसको सीआईडी को, उसको इसको दो, एसआईटी को दो, और जो दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करो। और यहाँ तक कहा जा रहा है उल्टा, एक तो उसने आत्महत्या कर ली या हत्या करा दी गई, ये कहा जा रहा है वो भ्रष्ट था इसलिए आत्महत्या कर ली, तो फिर दूसरे ने अब क्यों आत्महत्या कर ली। यानी कि जैसे ही सबकी सुई इधर उधर घूम रही है, तो वो इसका मतलब ये एक षड्यंत्र था, उसमें उनको फंसाया गया था और इसलिए उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। और इतना ही नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा नहीं, पूरे देश में भी जहाँ जहाँ भी ये सरकारें हैं, वहाँ हर जगह इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा की जा रही हैं। हमारे देसी कहावतें, या तो इधर गिरे तो कुआर, इधर गिरे तो खाई। तो अफसरों की ये स्थिति कर रखी है कि या तो उनकी विचारधारा के अनुसार काम करो, और नहीं तो जज लो या कमांडर हो गया। क्या हुआ उसका आज तक पता नहीं लगा। लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा गांव का रहने वाला 22 वर्षीय अजीत चौधरी रूस में पिछले 6 दिनों से लापता है। वह डॉक्टरी की पढ़ाई करने गया था। शनिवार को अजीत के परिजन और ग्रामीण एक बार फिर अलवर स्थित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे और अपने बेटे की तलाश में मदद की गुहार लगाई।
उधर मंत्री ने परिवार को बताया कि सोमवार को दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से परिजनों की मुलाकात कराई जाएगी। इस दौरान भूपेंद्र यादव खुद भी मौजूद रहेंगे। यादव ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस मामले में रूसी अधिकारियों से लगातार संवाद में है, जिससे अज्ञात का शीघ्र पता लगाया जा सके। उधर गोविंदगढ़ के प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी ने बताया कि अजीत के पिता रूप सिंह ने 3 बीघा जमीन बेचकर उसे डॉक्टर बनने के सपने के साथ रूस पढ़ने भेजा था, लेकिन अब वहां के कॉलेज की ओर से भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने बोली सोमवार को मिलेंगे यहाँ पर दिल्ली में मंत्री जी से, विदेश मंत्री से। हाँ। तो ये कब गायब हुए थे? ये 19 तारीख को हुए थे। अच्छा, तो ये मंत्री जी ने पहले ही मिले थे, अब क्या कहें, उन्होंने आश्वासन क्या दिया है? आश्वासन ये दिया है कि आपकी बहुत जल्दी से जल्दी सूचना चालू करेंगे। ये दिल्ली में अपने विदेश राज्य मंत्री जी से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया है मंत्री महोदय ने, और चुनिंदा व्यक्ति बुला के वहाँ पे मीटिंग कराई जाएगी, जिससे आगे क्या सोल्यूशन निकलता है वो बताएंगे। बाकी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द? बिल्कुल जल्द से जल्द आश्वासन दिया है। सोमवार को मीटिंग करा रहे हैं? सोमवार। अलवर में स्कीम 2 गुरुद्वारा सिंह सभा से प्रभात फेरी निकाली गई। जगह जगह पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया गया। यह दूसरी प्रभात फेरी थी और कुल मिलाकर लगभग 11 प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। इसका आयोजन सुबह 5 बजे स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे से किया जाता है। शनिवार को इस दौरान उप प्रधान गुरप्रीत सिंह लक्की, मुख्य सेवादार गुरनाम सिंह, प्रेम सिंह, डीपी सिंह, राजेंद्र सिंह, मधुर हर्ष भाटिया, राजू बग्गा, गुरमीत सिंह, मुख्य ग्रंथी रंजीत सिंह आदि ने शब्द कीर्तन किए। इसके बाद अरदास की गई और प्रसाद वितरण हुआ। साध संगत जी, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज जी का 556वां प्रकाश पुरब जो कि 5 नवंबर को आ रहा है जी, ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ जो वो श्रद्धा होंगी है वो प्रसाद दे के धन गुरु नानक देव परिवार उससे दी खुशियाँ प्राप्त करता है। ये संगत अगे ये हमेशा ही उपराला जो करती आई हैं, ये तंता के योग ने जो धन धन गुरु नानक देव जी दी खुशियाँ लैके अपना जीवन सफल करें। ये संदेश है गुरु नानक देव जी का नाम जपो, कीर्त करो, मन सको। अलवर के रामकिशन कॉलोनी कालाकुआ स्थित वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर में रविवार को अन्नकूट महोत्सव होगा। इस बारे में स्वामी सुदर्शनाचार्य ने बताया कि मंदिर में 26वां अन्नकूट किया जा रहा है। इस मौके पर बालाजी दिव्य धाम मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। इसके बाद सुबह 11 बजे से अन्नकूट का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम जो पूर्व काल समय में मधुसूदन सेवा धाम के नाम से जाना जाता था, भगवान वेंकटेश यहाँ पर फरवरी 2016 में विराजमान हुए, तब से ये वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर भगवान का अन्नकूट महोत्सव ये 26वां है और प्रतिवर्ष भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। बहुत ही विशाल अन्नकूट होता है। कार्तिक शुक्ला पंचमी, कोई भी तारीख हो, कोई भी दिन हो, कार्तिक शुक्ल पंचमी को हमारे यहाँ पर लगातार ये अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें इस बार लगभग 10 क्विंटल बाजरा, 5 क्विंटल चावल, 2.5 क्विंटल मूंग, 10 क्विंटल सब्जी और 20 ड्रम कढ़ी इसका निर्माण करके और कल प्रातःकाल 11 बजे भगवान का भोग लगा करके वितरित किया जाएगा, जिसमें 15 हलवाई और 35 कार्यकर्ता रात भर मेहनत करेंगे और कल प्रातःकाल भी वितरण में वो सब लगे रहेंगे, हलवाई कार्यकर्ता सारे के सारे। भगवान का 56 भोग उनकी रसोई में तैयार हो रहा है, जिसमें संदीप मिश्रा और कृष्णानंद तिवारी हैं और उनके साथ पूरी टीम लगी हुई है। एक संतोष पांडे आए हुए हैं छत्तीसगढ़ से, उनके साथ पूरी टीम लग करके भगवान को केवल मेवा और फल के कुछ भी बनी हुई वस्तु बाहर की भोग नहीं लगाई जाती है। इसलिए जितने प्रकार के व्यंजन आप कल देखेंगे भगवान के सामने,
लगभग 160 प्रकार के व्यंजन भगवान को बना करके भोग लगाए जाएंगे, ऐसा अनुमान है। वो सब भगवान की रसोई में तैयार होगा, जिसकी तैयारियां आज से प्रारंभ हो गई हैं। अभी भट्ठियाँ तैयार हैं, बर्तन आए हैं, सब्जी सामने अमनिया हो रही है। हमारे यहाँ काटना नहीं, अमनिया करने को कहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी अलवर वासियों को हम आवाहित करते हैं, पधारिए और अपना बर्तन साथ में लेकर के आइए पाइए और घर ले जाइए। अलवर बस स्टैंड परिसर स्थित शिव श्याम मंदिर में शुक्रवार को मंदिर का वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सुबह सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से शोभा यात्रा एवं ध्वज यात्रा निकाली गई। साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं शाम को श्याम बाबा का जागरण संपन्न हुआ। इसमें कलाकारों ने श्याम बाबा के भजन प्रस्तुत किए। महंत पंडित सुनील शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। श्याम जी का पहला वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह आज निशान यात्रा जो जगन्नाथ जी मंदिर से होते हुए सर्कस पंसारी बाज़ार और मन्नी कबड़ होते हुए बस स्टैंड मंदिर तक पहुंची और उसके बाद प्रसादी वितरण हुआ और अब बाबा का विशाल संकीर्तन ये होने जा रहा है। कुछ देर में शुरू होगा। बाबा की भव्य ज्योत 56 भोग का श्रृंगार किसकी ओर से हो रहा है पंडित जी? श्याम जी का वार्षिकोत्सव पहला साल हुआ है इनकी स्थापना को। सभी भक्तों की ओर से सभी भक्तों की ओर से। अलवर के अपना घर शालीमार स्थित भव्य राम मंदिर में 26 अक्टूबर को अन्नकूट महोत्सव आयोजित होगा। यह नवनिर्मित मंदिर यहां 30 बीघा क्षेत्र में स्थित है। इस मौके पर भगवान को भोग अर्पित किया जाएगा। इसके बाद विशाल अन्नकूट महोत्सव आरंभ होगा। यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महावीर इंटरनेशनल अलवर इकाई का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को होगा। इस मौके पर दीपावली मिलन भी किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि महावीर इंटरनेशनल के वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन रहेंगे। कार्यक्रम शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में होगा। जाटव महासमिति अलवर द्वारा 9 नवंबर को होने वाले विवाह समारोह की तैयारी बैठक समिति कार्यालय पर आयोजित होगी। इसमें तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। गौरतलब है कि 9 नवंबर को 14 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। इसमें अनेक प्रमुख लोग भी शिरकत करेंगे। अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति अलवर के तत्वावधान में समिति की मीटिंग कल रविवार को आयोजित की जाएगी। मीटिंग का मुख्य एजेंडा जो है 9 नवंबर 2025 को किए जाने वाले सामूहिक विवाह समारोह के अब तक की जो कार्य योजना बनी है, जो क्रय कमेटी द्वारा जो खरीदारी की गई हैं और भामाशाह एवं दानदाताओं अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और जो बची हुई कमेटियां हैं उनका भी गठन किया जाएगा। मैं समाज के गणमान्य नागरिकों, कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जो जोड़े बन गए उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस मीटिंग में पहुंचें। समिति का कार्यालय 200 फुट रोड नमन होटल के पीछे देवतवाल परिसर में मीटिंग होगी। एक इसमें ये सूचना मैं ये भी देना चाहूँगा कि वर पक्ष को 10 बजे कार्यालय पर पहुंचना है। वहां से वो घोड़े बैंड बाजे के साथ चढ़ाई करेंगे और वधु पक्ष को सीधे 10 बजे विवाह स्थल अलवर रिसोर्ट में पहुंचना होगा और अन्य जो भी कार्यक्रम रहेंगे उनकी सूचना निमंत्रण पत्र के माध्यम से सबको दे दी जाएगी। अलवर कृषि उपज मंडी में कपास और बाजरे की आवक लगातार हो रही है। इस समय कपास क्वालिटी के अनुसार 6500 से 7100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा है। इसके अलावा बाजरा 1950 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल बेचा जा रहा है। वहीं कपास और बाजरे की मांग कम होने से भाव में नरमी दिखाई दे रही है। व्यापारी सत्य विजय गुप्ता के अनुसार सरकार द्वारा बाजरे की सरकारी खरीद नहीं करना भी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। कपास की आवक अच्छी है लेकिन परचेजर कमजोर हो रहा है। इस टाइम क्या है कि बाजार भाव डाउन हो रहे हैं, कपास मिल भी माइनस में चल रही है, नुकसान में चल रही है, इसलिए एक्सपोर्ट का भी कम हो रहा है तो थोड़ा बाजार भाव डाउन है। तो कपास आने को तो करीब 300-400 फुट 500 फुट तक डेली आती है। अब मंडी में इकट्ठी हुई पड़ी है कपास, बढ़िया कपास बिक जाती है जिसका भाव 7100 से 7200 तक है ऊपर में कपास। लेकिन जो मीडियम और नीचे की कपास है उसको लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर पूरी ढेर के ढेर लगे हुए हैं। आप इसको देख सकते हो, इधर कैमरा करके देखो तो आपको दिखेगा
कि हर दुकान पे 5, 10, 15 ढेर पड़े हुए हैं और हमारे यहाँ से रोज़ 5-7 किसान वापसी कपास को ले जाते हैं, जिससे हमारे मंडी में मंडी टैक्स का प्लस आड़त का सबका लॉस हो रहा है। सर क्या कारण है कि जो कपास की डिमांड कम हो रही है, इंडस्ट्री में कम इसकी डिमांड हो रही है, क्या कारण? दरअसल बिनोला भी डाउन चल रहा है और रुई जो इससे रुई बनती है वो भी डाउनफॉल चल रहा है और इसका जो पीलापन आता है हल्की कपास में उससे उसका रिजेक्शन होकर उसमें कटिंग हो जाती है तो भाव डाउन आ जाता है, तो मिलों को नुकसान हो रहा है। अच्छा सर, बाजरे की काफ़ी आवक है, बाजरा क्या भाव चल रहा है? बाजरे की आवक भी हमारे यहाँ करीब 2-3 हज़ार कट्टे पर डे आ रहा है, लेकिन बाजरे में भी काफ़ी डाउनफॉल हुआ है क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने सीधा नहीं खरीद के भावांतर योजना जारी कर दी है, जिससे क्या है किसान बाजार में माल बेचना पड़ता है और डिफरेंस के 600 रुपये कुंटल उसको मिल जाता है हरियाणा गवर्नमेंट से। राजस्थान में अभी कुछ भी नहीं हुआ है, न तो भावांतर है न ही सरकारी खरीद है, तो बाजार में जितना भी माल है सब स्टॉक के पास है बाजरा, तो स्टॉक कहाँ तक इकट्ठा करेगा? क्या भाव है? बाजरा नीचे में 1950 बिक रहा है, ऊपर में 2600 तक बिक रहा है। जो बढ़िया बाजरा है उसकी तो डिमांड है, लेकिन नीचे जो बाजरा आता है उसकी डिमांड नहीं है। सर बाजरा कहाँ खपत होता है मंडी के व्यापारियों के पास? बाजरा ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब जा रहा है, जो मुर्गी दाने में जाता है और बियर फैक्ट्रियों में काम आता है। श्याम बाबा का तृतीय भव्य श्याम वंदना आनंदोत्सव 10 नवंबर को मनेगा। ये कार्यक्रम बुद्ध विहार स्थित कांजी हाउस के सामने आयोजित किया जाएगा। आयोजनकर्ता प्रदीप सोनी एवं विनय लता सोनी ने यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि रजनी राजस्थानी, शिवम रावल, गौरव दत्त और संजय शर्मा सहित अन्य गायक बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति देंगे। जागरण में बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया जाएगा, वहीं 56 भोग की झांकी भी सजेगी। इसके अलावा 11 नवंबर को कीर्तन स्थल पर ही विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। और हमको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अब की बार तृतीय भव्य सत्संग बाबा श्याम का 185 गौशाला के सामने होने जा रहा है, जिसके अंदर रजनी राजस्थानी जी जयपुर से, इंदौर से शिवम रावल, गौरव दत्त जी तिजारा से और हमारे भाई संजय शर्मा जी अलवर से, जो कि जागरण के अंदर आपका गुणगान करेंगे बाबा श्याम का। तो सभी से आपका हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा श्याम के जागरण में आए और आशीर्वाद लें आप सभी। देखिए जागरण जो है 10 तारीख को अभी आपके चैनल के माध्यम से बताया गया कि 10 नवंबर को 7:15 बजे से प्रभु की इच्छा तक। और क्या क्या कार्यक्रम होंगे? 11 तारीख को भव्य बाबा का भंडारा होगा, जिसमें आप सभी आएँ और बाबा की प्रसादी आप ग्रहण करें। और 10 नवंबर को ही बाबा का भव्य दरबार सजेगा, 56 भोग दिया जाएगा। अलवर प्याज मंडी में मंडी प्रशासन की ओर से इंटरलॉकिंग ईंटें लगाई जा रही हैं। यहां मौजूद ठेकेदार के कर्मचारी कमल कुमार यादव ने बताया कि प्याज मंडी में 3 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इसके लिए इंटरलॉकिंग ईंट लगाने का काम जारी है। रात को 10 बजे तक कार्य किया जा रहा है, क्योंकि इसे 1 नवंबर तक पूरा किया जाना है। गौरतलब है कि बारिश के दिनों में बाहरी नालों का पानी प्याज मंडी में आ जाता है। ऐसे में इंटरलॉकिंग ईंटों से फर्श पक्का होने से सुविधा रहेगी। काम चल रहा है सर, इसको लास्ट हम 15 दिन में 20 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा सर। 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितने एरिया में लगाई जा रही है सर? ये पूरा मंडी के 3 ब्लॉक है सर। ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक, इन तीनों में लग रही है और प्लस में अनाज मंडी में लग रही है, सुलभ कॉम्प्लेक्स के बगल में। अच्छा, कितने मजदूर लगा रखे हैं आपने? हमने सर 15 से 20 मजदूर है हमारे। तो आपको कब तक पूरा करने का टारगेट दिया मंडी प्रशासन? सर मंडी प्रशासन ने हमें दिया तो था 1 नवंबर तक का दिया लास्ट। अच्छा, तो इसमें हमको जहाँ तक ये सेकंड ब्लॉक कंप्लीट करके देना है, जो प्याज का सीजन आने वाला है इस वजह से। तो प्याज का सीजन शुरू होने वाला है, तो दबाव है मंडी प्रशासन? जी सर। तो अब जल्दी से जल्दी काम करवा रहे हैं? जल्दी से जल्दी काम लग रहे हैं सर। नाइट में हमारे ये बंदे इन्होंने 10 बजे तक काम करते हैं, सुबह 6 बजे स्टार्ट कर देते हैं। कितने मिस्त्री लगा रखे हैं आपने? हमने सर 15 से 16 हमारी लेबर है लगाने वाली। 15-16 लेबर। तो इसमें प्याज के लिए जल्दी है कुल मिला? जी सर। तो 1 तारीख तक, 1 नवंबर तक पूरा कर देंगे? हाँ, कोशिश तो सर यही है। और थोड़ा सा उस ब्लॉक का भी हमें 1 तारीख तक कंप्लीट करके देना है। 30 प्याज मंडी कंप्लीट करके देनी है हमें। अच्छा, इसमें जो इंटरलॉकिंग है उससे पहले नीचे की फर्श भी डाली है क्या? जी सर। इसमें हमने 16-17 इंची माल था, 4.5 सेंटीमीटर का, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ था, उतना हमने माल इसमें बेड तैयार किया है इसका। अब ये मजबूत हो गई है? जी सर। इसमें मतलब कि हमें जैसे हैवी लोड के वाहन आते हैं, उसमें हमें दबाने का, फंसने का कोई ऐसा चक्कर नहीं रहेगा। तो इस पे जो लोड के ट्रैक्टर या ट्रक जो भी आएंगे आराम से जा सकते हैं? आ सकते हैं आराम से।
और जो प्याज के कट्टे बोरे प्याज हैं कट्टे आप बिल्कुल आराम से आ सकते हैं। बिल्कुल मतलब कि पहले तो क्या है, सीजनों में गीले हो जाते थे तो प्याज खराब होने का डर था, और इसमें खराब होने का डर नहीं रहेगा, और मतलब कि स्पेस भी काफ़ी रहेगा, इसमें जाम जैसे वो नहीं लगेगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हिंग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मौसम के परिवर्तन के चलते मालाखेड़ा अस्पताल में वायरल और खांसी के रोगी अधिक आ रहे हैं। दीपावली के त्योहार के बाद वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ा है। यहाँ पंजीयन खिड़की पर रोगियों की कतार नजर आती है। इसके बाद चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए भी मरीजों को देर तक खड़ा रहना पड़ रहा है। रतनलाल मीणा और गायत्री महावर सहित अन्य चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में बदलाव और दीपावली के बाद फैले पटाखों के प्रदूषण से रोगी बढ़े हैं। साथ ही गर्म पानी का उपयोग और सर्दी से बचाव के उपाय करना जरूरी है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित प्रियंका नरूका का मालाखेड़ा स्थित पैतृक गांव बालेटा पहुंचने पर सर्व समाज ने स्वागत किया। गांव में प्रवेश करने के साथ ही ढोल, नगाड़े और डीजे के साथ प्राचीन मंदिर तक जुलूस निकाला गया। वहीं सरपंच संघ के अध्यक्ष हजारीलाल मीणा के नेतृत्व में सेठ माता के चौक पर भव्य अभिनंदन हुआ। मीणा ने नारी सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में तलवार भी भेंट की। वहीं पत्रकार अवधेश सिंह और घनश्याम खेड़ापति की ओर से श्याम बाबा की तस्वीर भेंट की गई। प्रियंका नरूका ने ठाकुर जी के मंदिर में पूजन कर पूरे गांव की सुख समृद्धि को लेकर कामना की। इसके बाद ग्राम पंचायत की ओर से उन्हें फलों से तोला गया। प्रियंका नरूका ने अपनी सफलता के पीछे बस्ती माता सहित भगवान की कृपा एवं अपने दादा जसवंत सिंह के आशीर्वाद को वजह बताया। साथ ही कहा कि उनके दादा ने आर्मी में रहते हुए सीमा पर वतन की रक्षा की और ऐसे में प्रियंका के मन में भी मेहनत का जज्बा जागा। उधर इस मौके पर जसवंत सिंह सहित कुलदीप, मान सिंह, मंगल सिंह, त्रिलोक सिंह और शिक्षक बाबू सिंह आदि का भी स्वागत किया गया। हमारे गांव बालेटा की राजपूत समाज की प्रियंका कंवर एक RS की में पास हुई है, RS बनी है। इसमें पूरे गांव में हमारे में एक खुशी की लहर है, खुशी का माहौल है। तो प्रियंका कंवर को पूरे गांव की तरफ से, मेरी पंचायत की तरफ से हमने सबने मान सम्मान साफा बंधाकर, माला साफा पहनाकर, फलों से तोलकर, वे तलवार भेंट करके उनका मान सम्मान ग्राम पंचायत बालेटा की तरफ से किया है। सभी को हमको बहुत बहुत खुशी है। उसने हमारे गांव का, हमारे ज़िले का, हमारी तहसील मालाखेड़ा का सबका नाम रोशन किया है। इसमें हमको अत्यंत भारी खुशी है और खुशी के उल्लास में हम ये सब कुछ ग्रामवासी मिल के कर रहे हैं।
इस गांव की 36 बिरादरी की कौम ने गांव मुख्यालय पर मेरा स्वागत किया। ये क्षण मेरे लिए हमेशा याद रहेगा और आप सबका आशीर्वाद था, ईश्वर का आशीर्वाद था, इस वजह से सब संभव हो पाया है। मुझे एक बात याद है और मैंने सोचा था अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो मैं, अगर मुझे मंच मिला है तो मैं ज़रूर बोलूँगी। मेरे बाबा, मैं बाबा कहती हूँ अपने दादाजी को, जसवंत सिंह जी नरू का, वो बताते हैं अपने पुराने ज़माने की बातें। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा मैंने जीवन में संघर्ष बहुत किया है लेकिन मुझे उसके बराबरी में यश नहीं मिला। मैंने अपने जीवन में बिल्कुल संघर्ष नहीं किया है लेकिन मुझे आज यश मिल रहा है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपके संघर्षों का परिणाम ईश्वर ने मुझे दिया है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बालेटा निवासी प्रियंका नरूका ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 188वीं रैंक हासिल की है, जहां पैतृक गांव में पहुंचने पर सर्व समाज के लोगों ने स्वागत सत्कार अभिनंदन किया। ग्राम पंचायत बालेटा की ओर से उन्हें फलों से तोला गया, स्मृति चिन्ह दिए गए, वहीं सुरक्षा रक्षा की दृष्टि से तलवार भी भेंट की गई, जिससे नारी सशक्तिकरण का संदेश भी दिया गया है और सर्व समाज ने खुशी की लहर है और सभी ने कहा है कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। मैं अवधेश सिंह टीएल न्यूज। समय समय पर बैठकों के जरिए अवैध खनन पर अंकुश के निर्देश भले ही दिए जाते हैं, लेकिन इन निर्देशों का मालाखेड़ा क्षेत्र में खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। यहाँ बजरी मिट्टी का दोहन होने के अलावा पहाड़ों में अवैध खनन जोरों पर है। अलवर करौली मेगा हाईवे और मौजपुर बीजवाड़ नरूका स्टेट हाईवे सहित 248A राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध खनन में लिप्त ट्रॉलियां सरपट दौड़ रही हैं, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। अलवर जयपुर हाईवे पर धर्मपुरा गांव के समीप एक कार संतुलन खोकर खेतों में घुस गई। इसके चलते ड्राइवर सहित 4 लोग घायल हो गए। नटनी का बारा की ओर से आ रही कार रोड से कई फीट नीचे खेतों में जा गिरी, साथ ही अनेक बार पलट गई। ऐसे में कार जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के लोगों ने इसमें बैठी सवारियों को निकालकर अलवर अस्पताल भेजा। स्थानीय निवासी कृष्ण चंदेला ने बताया कि अलवर जयपुर रोड को चौड़ा किया जा रहा है। ऐसे में बड़ी मात्रा में उड़ती धूल से चालकों को ढंग से दिखाई नहीं देता है। नटनी का बारा से धर्मपुरा गांव तक स्थिति और भी बेहाल है। ऐसे में कार्य जल्द पूरा करने और धूल पर नियंत्रण के लिए पानी के छिड़काव की जरूरत बनी हुई है। जो ये नटनी का बारा से जो अलवर तक जो 2.5 पेटी तक ये रोड बढ़ रहा है, इसमें आज धूल की वजह से एक गाड़ी बहुत भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हुई है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी की हालत इतनी ख़राब, इसमें 5 से 6 लोग सवार थे, जिसमें एक तो हमारे निर्वापुरा से ही था जो बहुत गंभीर रूप से घायल है। और ये आप देख रहे हो रोड जिसकी हालत इतनी ख़राब है कि मिट्टी और धूल की वजह से लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। तो मैं यही प्रशासन से और जो इसके ठेकेदार हैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करें, अन्यथा जो बेचारे ये गरीब लोगों की जान इस हादसे में जाएंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। और यहाँ पर जो वातावरण इतना प्रदूषित खराब हो रहा है जिसकी वजह से आप सोच भी नहीं सकते कि देखिए आज तो ये भाइयों के साथ हादसा हुआ है, कल को और भी कोई रोड पे चल रहा है, किसी के साथ ये हादसा हो सकता है। मेरी तो यही अपील है। साहोडी ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हुआ। इसमें सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी एक छत के नीचे उपस्थित रहे। इस दौरान समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया, साथ ही नए जॉब कार्ड वितरित किए गए। सरपंच प्रतिनिधि अंसब खान ने बताया कि पानी की समस्या का मुद्दा भी रखा गया है। उधर अकबरपुर उमरैन भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश पटेल के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में सेवा शिविर कैंप लगाए गए हैं। आज ग्राम पंचायत सावड़ी में ग्राम सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक ही छत के नीचे सभी डिपार्टमेंटों के अधिकारी एक साथ बैठे हैं, जिसमें गांव के लोगों की जो भी समस्याएं हैं, म्यूटेशन से संबंधित है, कोई चिकित्सा संबंधित है या फिर जो कोई जॉब कार्ड संबंधित है, जैसी भी कोई समस्या है उनका निवारण मौके पे किया जा रहा है, जिसमें गांव के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो राजस्थान सरकार का अपना एक बहुत अच्छी योजना चलाई जा रही है, जिसमें हर पंचायत में कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि गांव के व्यक्ति को डिपार्टमेंटों में जाकर चक्कर न लगाने पड़े और एक छत के नीचे अपने ग्रामीण स्तर पे ही समस्याओं का निवारण किया जा सके। हाँ, कैंप लग रहा है ग्रामीण सेवा शिविर हमारे ग्राम पंचायत सावड़ी में। इसमें सभी लगभग अधिकारी कर्मचारी सभी आए हुए हैं
बाकी गांव वालों का जिस ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा करा सकते हैं भाई ठीक है, ग्राम पंचायत लेवल पे वो लोग आ रहे हैं और अपना फायदा जो भी साइन होने हैं या जो भी फ़ायदा उठाना है पंचायत लेवल का वो सब लोग अपना अपना छोटा मोटा काम करा रहे हैं। खैरतल तिजारा जिले का नाम नहीं बदलने की मांग को लेकर संघर्ष समिति का आंदोलन लगातार जारी है। नई अनाज मंडी स्थित पार्क में चल रहा धरना शनिवार को 80वें दिन में प्रवेश कर गया। सुबह राष्ट्रगान भी हुआ। इसके बाद संघर्ष समिति के सदस्य सीमा भाई गौशाला पहुंचे, जहां गौ सवामणि का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राम अवतार चौधरी द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक दीपचंद खैरिया, गफूर खान, गिरीश डाटा, इलियास खान, आजाद खान, प्रकाश दादानी, सर्वेश गुप्ता और दीपक चौधरी आदि मौजूद रहे। इसके अलावा भजन संध्या का आयोजन भी हुआ। नवीन कुमार है, मैं आज गौ सेवा के लिए खैरतल गौशाला में पधारा हूँ। मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इस मौके पर मुझे गौ सेवा करने का मौका मिला। हमारे दादाजी कहा करते थे कि सम्मत में और सपूत में सबका साझा होता है, और घर में जब नए मेहमान का आगमन होता है तो निश्चित रूप से पूरे परिवार में खुशी की लहर होती है। और उसमें समाज में अलग अलग परिपाटियाँ हैं, कोई डसोटन करता है, कोई कुछ करता है। तो मैं जो संघर्ष समितियों के साथ लगातार 80 दिनों से काम कर रहा हूँ, तो इनकी से प्रेरणा मिली कि क्यों ना अपन और कामों को छोड़ के और गौ सवामणि करें, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है कि सब कुछ उन्हीं का है, उनका ही धर्म है, उनका ही गाय है, और जबकि कोई ट्रेडमार्क नहीं है, उन्होंने करा नहीं रखा अपना कोई, ये तो सबके हैं। तो हम उनको एक संदेश देना चाह रहे हैं कि गौ माता सबकी है, और समाज को भी एक संदेश इस कार्य से मेरे हिसाब से जाना चाहिए कि ऐसा कार्य कोई ऐसा उत्सव घर में हो तो गौओं की सेवा का उनको करना चाहिए। गौशाला में हम एमएलए साहब और गफूर साहब जी और हम सब आए हैं, और यहाँ गौशाला की व्यवस्था देखी है, बहुत बढ़िया है। और गौ जो है यहाँ सभी स्वस्थ है, अच्छी है। और हमारे देश में एक नाता है कि देश धर्म का नाता है और गौ हमारी माता है। वास्तव में ही गौ के अंदर इतने गुण हैं कि उसका गोबर भी काम आता है, उसका मूत्र भी काम आता है, उनके सारी चीज़ें जो उसकी काम है सब काम आते हैं। मैंने तो गौमूत्र बहुत समय तक लिया भी है, और वो शारीरिक रूप से भी शुद्ध होता है। राम अवतार जी के एडवोकेट राम अवतार जी के पोता हुआ है, और उस खुशी में जो सवामणि गाय की करी है, ये खुशी की बात है। ऐसे ही लोग गौ माताओं की सेवा करें तो अच्छी बात है। और मैं एक बात इसमें और कहना चाहूँगा कि मेवात के बारे में जो बदनाम किया जाता है वो बहुत ही गलत है। आज मेवात में जो आलिमों ने गौ खाना हराम कर रखा है। बड़े हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे साथ, हमारे क्षेत्र के साथ छेड़खानी की, और 80-81 दिनों से लगातार हम संघर्ष करते रहे। संघर्ष समिति का साथ मिला बाबा दीपचंद खैरिया जी के नेतृत्व में, और इसी बीच में मेरे मित्र राम अवतार चौधरी के पौत्र रत्न प्राप्त हुआ। माननीय भीमराज जी जो हमारे अंकल हैं, उनको प्रपौत्र मिला, और मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ नवीन, उसको पुत्र मिला। और उसी खुशी में जो ठेकेदार धर्म के बने बैठे थे कि गाय भी हमारी, भगवा भी हमारा, और ये जो हिंदू धर्म है वो भी हमारा, और हम जो लोग हिंदू धर्म और सनातनी लोग हैं वो कहाँ से आ गए फिर। तो अभी पिछले दिनों हमारे बाबा दीपचंद जी बंबोरा की गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे, तो वहाँ पर गौओं का कंकाल का ढेर मिला। आज जब हम खैरतल में ये निर्णय लिया कि ये जो पौत्र रत्न प्राप्त हुए रामतार जी को, तो सारी संघर्ष समिति ने कहा कि यहाँ हम गौ सवामणि क्यों नहीं करें, तो रामतार जी ने सहज स्वीकार किया। इनका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। हमारे खैरतल तिजारा के जनक हमारे विधायक साहब दीपचंद खैरिया जी, जो राजस्थान के गांधी जी के नाम से, उनके सानिध्य में हमको यहाँ पर आने का मौका मिला, जिसको हम भोड़ावाली गौशाला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आज राम अवतार चौधरी जी को पौत्र प्राप्ति का प्रोग्राम था। इसके बारे में तो भाई यही है कि गाय गाय पुकारते तो ज़्यादा है लोग, गौशाला और उनके आड़ तो लेते हैं, कर्म उनका खोटा है। यहाँ सही देखा है कि भाई वास्तव में गायों को पाला जा रहा है, हर एक इकट्ठी की जाती है। इसलिए आज ये देख करके दिमाग में ये जो वो था वो साफ हुआ, और ये इनको मैं निश्चित तौर से बधाई देता हूँ। ताकि ऐसे आदमी थोड़ा घड़ा काम यहाँ कर रहे हैं तो गायों की
सही स्थिति बनती है। अलवर में सर्दियों की शुरुआत के साथ इस वर्ष तिब्बती मार्केट का विधिवत उद्घाटन हो गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, यूआईडी सचिव स्नेहल नाना और नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं भारत तिब्बत संघ अलवर इकाई जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल ने बताया कि हर वर्ष की तरह अलवर तिब्बती मार्केट का आगाज हो गया है। इस दौरान तिब्बती मार्केट प्रधान राजू, तेंजिंग, उर्गिन और अन्य प्रतिनिधियों ने अतिथियों का पवित्र वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। वहीं जिला कलेक्टर और अन्य अतिथियों ने धर्मगुरु दलाई लामा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। कलेक्टर ने तिब्बती परिवारों से संवाद करते हुए उन्हें अलवर प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही नगर निगम आयुक्त नरूका ने स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त अलवर के संकल्प को दोहराया। इस दौरान मार्केट में कचरा पात्र भी उपलब्ध कराए गए। भारत तिब्बत संघ के राष्ट्रीय युवा विभाग प्रभारी एडवोकेट गौरव शर्मा ने सैकड़ों वर्षों से चली आ रही भारत तिब्बत की मित्रता के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम के दौरान संयुक्त व्यापार महासंघ जिलाध्यक्ष हरमीत मेहदीरत्ता, पत्रकार चंद्रशेखर शर्मा, प्रकाश बेनीवाल, भारत तिब्बत संघ के प्रांत मंत्री दिनेश अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष विष्णु सोमवंशी, युवा विभाग अध्यक्ष निशांत धानावत आदि भी मौजूद रहे। आप सभी हमारे मेहमान हैं, तो हम जिस प्रकार मेहमान का स्वागत सत्कार करते हैं उसी प्रकार आप लोगों का भी स्वागत सत्कार करें। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, क्योंकि मैं नगर निगम से हूं, तो हम इस परिसर को जितना साफ रख सकें, इसको साफ रखने में जितना योगदान दे सकें वो हम रखें। बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के खूटेटा कला गांव निवासी 23 वर्षीय युवक धर्मवीर का शव उसके घर के कमरे में मिला है। साथ ही रात को उसके साथ मारपीट करने का वीडियो भी सामने आया है। ऐसे में परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी है। उधर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बगड़ तिराहा थानाधिकारी देशराज ने बताया कि राजेंद्र ने इस बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया कि धर्मवीर 24 अक्टूबर को मजदूरी करने गया था, लेकिन रात तक उसका कोई फोन नहीं आया। वहीं 25 अक्टूबर को वह घर के बाहर के कमरे में मृत मिला। उसके बाद पता चला कि धर्मवीर का झगड़ा कुछ लोगों से हुआ था, जिन्होंने उनके साथ बेल्ट से मारपीट की थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। उधर मृतक के परिजन प्रकाश योगी ने भी घटना की जानकारी दी। ये धर्मवीर योगी सनो कालू उर्फ कालू, पिताजी का नाम बाबूलाल, ये मजदूरी करने के लिए जाता है डेली। ये सुबह सुबह 6 बजे मजदूरी करने चले गया था, वापसी घर पर नहीं लौटा। घर वालों ने इंतज़ार किया, उसके बाद में भी नहीं आया। घर वालों के पास में कोई प्रकार की मोबाइल फवाइल की सुविधा नहीं थी, उसी के पास में रहता था, तो इंतज़ार करके सो गए। सुबह जब उन्होंने देखा तो घर के बाहर बैठक है, उसमें क्या है कि मृत पड़ा मिला उनको, और जो सूचना इधर बिधर से पूछी तो पता पड़ा 24 तारीख की रात को रिशपाल सनोप छोटेलाल नसेपुर सिकंदर सनोप टीटूराम जाटप नसेपुर के रहने वाले, पंडित के पास का या नसेपुर के, तो उनके साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ था इसका। और गवाह करता जिसके साथ में था उसका नाम सोहिल ने उसको देखा। सोहिल उसको भी पीटा, सोहिल के भी मारी, उसको मारा, और उसको सोहिल बोल रहा कि मैं तो चले गया था, और इसको खेत में पकड़ के ले गए। 10-15 लोग थे, और उसके बाद में पता नहीं था। राजेंद्र पुत्र पोलियाराम जोगी निवासी कुटेटा कला ने रिपोर्ट पेश की है कि दिनांक 24/10 को सुबह 6 बजे मेरा भतीजा धर्मवीर काला मजदूरी करने गया था, वापस घर नहीं आया। रात को 12 बजे तक कोई फ़ोन नहीं आया। आज दिनांक 25/10/25 को सुबह 6 बजे घर की बैठक में उनका मृत शरीर मिला, जिसने हमने जानकारी की तो पता चला कि नसोपुर में लड़ाई झगड़ा हुआ था। धर्मवीर और काला का झगड़ा रिशपाल सनोप छोटेलाल जाति जाटव निवासी नसोपुर मालीवास एवं सिकंदर और टीटू जाटव के साथ हुआ था। इनके साथ और भी लोग थे जिनका हम नाम नहीं जानते हैं। मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई होकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, अनुसंधान किया जाएगा, विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाएगी। जाट समाज सहायता समिति अलवर ने आरएएस में चयनित दिव्या चौधरी का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकारिणी सदस्य राजेश चौधरी, मोहन सिंह फौजदार, डॉक्टर निहाल सिंह, भागीरथ चौधरी और सुनील अहलावत आदि ने साफा पहनाया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित अधिकारी दिव्या चौधरी फिलहाल टोंक जिले में मंडी सचिव हैं।
इस अवसर पर दिव्या चौधरी के परिजन मास्टर मदन लाल का भी स्वागत हुआ। साथ ही मिठाइयां वितरित की गई। दलित अधिकार केंद्र द्वारा रामगढ़ की ग्राम पाली में दलित महिला समूह की एक दिवसीय चर्चा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक विकास में दलित महिलाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन वे अनेक प्रकार के भेदभाव, हिंसा और शोषण का सामना कर रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट दिनेश गौतम ने SC/ST डेवलपमेंट फंड एक्ट के तहत 50% बजट राशि दलित महिलाओं के विकास पर खर्च करने की जरूरत बताई। महिला सखी नीलम देवी, तौफली देवी, सावित्री, रिंकी, कृष्णा, सोना देवी, प्रेम गौतम और सोनबाई आदि ने भी विचार व्यक्त किए। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सीजन की शुरुआत में ही किसानों को रुला रही है प्याज। थोक में सिर्फ 5 रुपए किलो दाम मिलने से लागत निकलना हुआ मुश्किल, लेकिन घटी दरों का आम उपभोक्ता को नहीं पहुंच रहा फायदा। सरेआम फायरिंग करने वाले 3 शातिरों को पुलिस ने दबोचा। केरवा जाट चौराहे पर हुई थी घटना। भाजपा ने किए आत्मनिर्भर संकल्प सम्मेलन और वरिष्ठ नेताओं ने की भागीदारी। अलवर और रामगढ़ विधानसभाओं में हुआ आयोजन। और सिर्फ 1.5 माह में सूखा जयसमंद बांध का 12.5 फीट पानी। अब डेड स्टोरेज के गड्ढों तक सिमटा जल। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।